नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आरक्षण की छांव तले संघर्ष करते समूह को अन्य के साथ साथ कदम ताल का हौसला मिलता है, लेकिन कभी कभी बरगद का विशाल होना उसके नीचे पनपते पौधों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। कुछ ऐसा तब देखने को मिला जब बिहार सरकार के आरक्षण के दायरे में 50% से अधिक की बढ़ोतरी को याचिकाकर्ता के तर्कों को तौलते हुए उसके अनुसार संविधान सम्मत न होने के साथ अन्य कारण बताए जाने पर कोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुना दिया। अब वही आरक्षण जब समाज के लिए थी तो शीतल छांव कानूनी डगर से होते हुए सियासत के ठौर पर पहुंची तो आग बन गई और बिहार की सियासत सुलग उठी। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि आरक्षण बढ़ाने वाला फैसला क्यों हुआ रद्द, पर पहले देखिए हुआ क्या। ने खत्म किया 75% आरक्षण। संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ रखा है उसके अकॉर्डिंग 50% के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। पिछले साल बढ़ा था रिजर्वेशन। जो 50% है वो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। तब बीजेपी ने भी किया था समर्थन। बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाना है। उस आरक्षण की सीमा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम किया। अब तेजस्वी का आरोप, बीजेपी ने मामले को लटकाया। ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण करने का काम करेंगे और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था। आरक्षण बढ़ाने पर फैसला रद्द, जिम्मेदार कौन? सवाल तो पूछेंगे। हाई कोर्ट ने खत्म किया। चलिए, तो सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले जवाब पूनम जी से लेते हैं। पूनम जी, आपने तेजस्वी यादव को सुना, साफ कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले आरक्षण लागू नहीं होने देना चाहते। देखिए, तेजस्वी जी कुछ भी बोलते रहते हैं। जब कोर्ट का आदेश आया है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम माननीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, इसको चुनौती देंगे। और आरक्षण की बात ये लोग नहीं करे तो शोभा देता है। आरक्षण की हितैषी भारतीय जनता पार्टी शुरू से रही है। जब एनडीए की सरकार थी तो जनगणना जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने कराए थे, उसमें तय हुआ था कि आरक्षण को 50% से बढ़ाकर हम लोग 65% करें, जो कि 10% स्वर्णों का भी आरक्षण 75%। लेकिन जब कोर्ट का आदेश आ गया है तो उसको हम लोग चुनौती ही दे सकते हैं ना आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन तेजस्वी जी, जब उनकी कहीं सरकार डगमगाती है, जब कोर्ट का आदेश आता है कि उनकी सरकार बनती है, कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस का जब कोर्ट पर निर्णय आता है तो ये स्वागत करते हैं। और जब कोर्ट का अभी आदेश है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से दोषी हो गई या एनडीए कहां से दोषी हो गई? कोर्ट का आदेश है, क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दल मिलकर थोड़े ही जाकर के कोर्ट के निर्णय को बदल सकते हैं? हाँ, वो चुनौती दे सकते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इसको रोकने का काम तो कोर्ट ही कर रही है ना। लेकिन जहाँ तक है, आज भी हम लोग उनके साथ आरक्षण के साथ खड़े हैं और जो भी होगा आगे हम उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। चलिए, जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, क्यों एक न्यायिक फैसले को सियासी चश्मे से देखते हुए क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए दीपक जी, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया कब? जब जातीय गणना कराई गई। आप देखिए कि 2011 में जो जनगणना देश स्तर पर जो जनगणना होती है, उस समय एक कॉलम जोड़ा गया उसमें जाति जनगणना का, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 2015 में, जुलाई 2015 में राजभवन मार्च किया था और कई आंदोलन करने का काम किया था कि जो रिपोर्ट है जाति जो जनगणना कराई गई है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो देश स्तर पर। उसके तुरंत बाद ये एक जन आंदोलन का भी रूप उस समय लिया था। उसके तुरंत बाद 11 अगस्त 2015 को ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर धरना देने का काम किए, जिसमें पटना और हाजीपुर में 2 जिला मुख्यालय पर वो स्वयं उपस्थित थे। एक लंबा संघर्ष रहा
और आप देखिए कि जब बिहार में जब ये लगातार मांग करते रहे कि देश स्तर पर जो है जातीय जनगणना कराई जाए, और उससे क्या होगा कि जो सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है देश के भीतर में, जो सामाजिक रूप से जो भेदभाव है, उसको हम लोग दूर करने का काम करें। जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करें, और उसका प्रयास लगातार राष्ट्रीय जनता दल करते रही। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो एक प्रयास किया गया कि एक सर्वदलीय टीम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाए, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे नेता आदरणीय, और इवन की भाजपा के भी दल के लोग थे जो गए थे कि देश स्तर पर जो है जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन सिरे से उसको खारिज कर दिया गया। तब यह निश्चित हुआ कि चूंकि उसमें महागठबंधन की सरकार थी, तब यह निश्चित हुआ कि जो है अगर देश स्तर पर ये लोग नहीं करा रहे हैं तो हम इसको बिहार स्तर पर कराएंगे और अपने खर्चे पे कराएंगे। जातीय जनगणना हुई, जातीय गणना हुई, और आप देखिए कि इसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए इसको रोकवाने के लिए। सॉलिसिटर जनरल को भी वहां खड़ा कर दिया गया था। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में, ये बतलाने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे रोकने का लोगों ने प्रयास इस किया। आरक्षण के फैसले को रद्द किए जाने से कैसे जोड़ें? लेकिन एक बात हम जो बताना चाह रहे हैं कि अंततः जो जातीय गणना हुई उसके आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत हुए, जो साइंटिफिक डाटा जो मिला कि कौन लोग पिछड़े हैं और किनकी आबादी कितनी है, उस स्तर पर बिहार सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जो आरक्षण का दायरा था उसको 65% करने का काम किया, और 10% जो EWS का था, मतलब कुल मिलाकर के 75% करने का काम किया। लेकिन देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार ये मांग करते रहे कि इसको जो है 9th शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। केंद्र से ये मांग की गई, अगर आज ये 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया होता तो आज इससे छेड़छाड़ नहीं होता। बिल्कुल। चलिए हम प्रमोद जी आपके पास फिर आते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय प्रमोद जी ने ये उठाया कि तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी, महागठबंधन की सरकार थी जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, इसलिए कोई अकेला श्रेय ले वो ठीक भी नहीं है। प्रमोद जी, इतना तो आप मानेंगे ना, सर्वसम्मति से विधानसभा में सबने इस फैसले पर मुहर लगाई थी, तो अकेला श्रेय लेना ये उचित भी नहीं माना जाएगा। हम 9वीं अनुसूची पे आ जाते हैं और उस पर जी एक लाइन हम कहना चाह रहे हैं, चूंकि ये लोग देखिए केंद्र स्तर पर भी इसको जो जातीय गणना की बात आई तो उस पर हम लोग को वहां भी देखिए, रोकने तो का उसमें प्रयास मैंने किया टोका गया। भी नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में सबने एक स्वर में इसको सहमति जताई है, तो यहाँ अकेले कोई श्रेय न ले। हमारी जो मांग रही, हमारी जो मांग रही 9वीं अनुसूची, उस पर हम जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल आप सही मुद्दा उठा रहे हैं, तो हम अजीत जी से जान लेते हैं। अजीत जी, डबल इंजन वाली सरकार है, पहले केंद्र के साथ थोड़ा मनमुटाव भी था, लेकिन अब वो मनमुटाव वाली स्थिति नहीं है। साथ में चुनाव लड़े, साथ में सरकार बनाए और किंग मेकर की भूमिका में रहकर सरकार बनाए, तो क्या अब वो संभव नहीं है जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर 9वीं अनुसूची में डलवा दिए रहते या अब भी करवा दिए रहते तो इस तरह की परेशानियां ना होती? अरे तेजस्वी यादव तो दे रहे 9वीं फेल, अब वो बोल रहे हैं, उनका वक्तव्य सुनिए कि बीजेपी नहीं चाह रही है। अरे जो कोर्ट का मतलब वो समझते हैं, कोर्ट जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं चलती है, कोर्ट का डिसीजन आया है। अब कोर्ट के डिसीजन को हम लोग जो है पार्टी वो उस पर देख रहे हैं, और हमारे नेता ने जो नीतीश कुमार जी है उनकी नीति और नियति दोनों में है कि जो है आरक्षण का दायरा, तभी तो उनका दृढ़ संकल्प रहा, तब जाके 75% आरक्षण यहाँ पे लागू हुआ बिहार में, जाति आधारित जनगणना कराकर, और उसका लाभान्वित भी हो रहे हैं। जदयू के आरजेडी के भी प्रवक्ता बता रहे थे कि 2015 के चुनाव में लालू जी ने अभी पैदल यात्रा भी किया, राजभवन मार्चिंग के। ये जब विधानसभा के चुनाव हो रहा था 2015 में, तो ये जब चुनाव आता है तभी आरक्षण का राग पाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है जन सरोकार से, ठीक है। रही बात 9वीं अनुसूची, अजीत जी ये तो गलत है ना, चुनाव के दौरान तो नीतीश कुमार भी आरक्षण का ही राग अलाप रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब जब पता था कि 9वीं अनुसूची में नहीं है, इस पूरे व्यवस्था के साथ कुछ भी हो सकता है, तो फिर व्यवस्था तो चाक चौबंद होनी चाहिए थी ना। कोर्ट ने तो उस समय तो एक्सेप्ट कर ही लिया था ना, तभी तो उसका लाभ हुआ। उस समय 9वीं अनुसूची का बात चला ही कहाँ था। 9वीं अनुसूची का उसका भी अभी जो आया वर्डिक्ट, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिए इनको अभी जो अजीत जी जो बातें बोल रहे हैं, इनको शायद इसके भान नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है कि 9वीं अनुसूची है क्या। 9वीं अनुसूची में अगर इसको डाल दिया जाता तो उसमें जो है न्यायिक प्रक्रिया में जो है उसमें फेरबदल फिर नहीं किया जाता। तो यही मांग हम लोगों की शुरू से रही
कि जैसे ही आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसी दिन से डे एंड डे हम लोग ये लगातार मांग करते रहे। ठीक है, ज्ञानवर्धन प्रमोद जी ने कर दिया। पूनम जी से एक जवाब ले लेते हैं। पूनम जी, जब आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि फिलहाल डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जाने से छोटा रास्ता है संसद तक पहुंच जाएं, वहां क्यों नहीं विकल्प तलाशा जा रहा? देखिए दीपक जी, बात जो है अभी कोर्ट तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने का भी निर्णय अध्यक्ष जी का स्वागत योग्य है, क्योंकि जब कोर्ट का आदेश आ गया है तो कोर्ट को ही चुनौती दे सकते हैं। और रही बात ये आरजेडी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहती हूँ कि कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी यात्रा की, बहुत अच्छा ही बिहार में जब माननीय लालू प्रसाद जी का सरकार था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 9वीं सूची में क्यों नहीं दर्ज किया गया? उस समय इनको आवाज क्यों नहीं निकलती है? जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आती है तो आप जाति में बांटने का काम करते हैं। और दूसरा चीज मैं बता दूं कि आप जिस तरह से आज विपक्ष में हैं और सिर्फ आरोप लगाते हैं, आज कल जिस तरह से आप नेट का परीक्षा देके किस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे थे, आज चलिए तो हम उस पर फिर आएंगे। फिलहाल तो ये आरक्षण का मामला अटा हुआ है और लालू यादव पर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, प्रमोद जी का हम जवाब लेंगे। ठीक है पूनम जी, हम आते हैं, वक्त की बाध्यता है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आरक्षण के मामले पर किस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे, प्रमोद जी के पास चलेंगे। प्रमोद जी, पूनम जी ने सवाल किया कि अभी तो आप बहुत आवाज उठा रहे हैं, जब केंद्र में INDI अलायंस जो अभी स्थिति है, UPA की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव इस किंग मेकर वाली भूमिका में थे, काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे, तब क्यों नहीं याद आई आरक्षण की? हम पहले ही कहे, शायद पूनम जी सुनी नहीं कि 2021 में जो सेंसेक्स हुआ था उसी में एक जातीय कॉलम भी जुड़वाया गया था और उसी के आधार पर उसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को हम लोग लगातार करते रहे और इन लोगों ने रिपोर्ट को दबा करके रखने का काम किया। तब हम लोगों के पास अंतिम विकल्प क्या था कि फिर से पुनः जो है जातीय जनगणना देश स्तर पर कराई जाए। अभी देखिए 2021 में फिर से सेंसेक्स होना चाहिए था, लेकिन 2024 आधा खत्म होने को है, लेकिन अभी तक जो है सेंसेक्स नहीं कराया गया। तो क्या पूनम जी से हम मांग करते हैं, पूनम जी ये कहना पसंद करेंगी कि 2021 जो सेंसेक्स कराया जाए, जनगणना कराया जाए, उसके साथ साथ जातीय जनगणना कराएंगे क्या? चूंकि हम लोग तो जब गए थे सर्वदलीय मंडल मिलने के लिए केंद्र सरकार से तो उन लोगों ने तो साफ इनकार करने का काम किया था। आज देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता कितनी बढ़ी है, इसको समझने की जरूरत है। और जब तक हम इसको पाटने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे शांति से रह सकते हैं? कोई व्यक्ति भूखा है, गरीब है, उसको हम कैसे उसी जगह लेकिन पर छोड़ प्रमोद सकते हैं? जी, इस अव्यवस्था जिसे आप खाई बता रहे हैं वर्गों के बीच की, उसे पाटने के लिए संविधान में दर्ज प्रावधानों का तो उल्लंघन नहीं करेंगे ना, क्योंकि आधार तो याचिकाकर्ता ने उसी को बनाया जिसके कारण बिहार सरकार का यह फैसला रद्द हो गया। देखिए तमिलनाडु में भी इस तरह का प्रावधान किया गया है और आप देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में अगर इसको शामिल कर दिया जाता तो आज जो लाभ बिहार सरकार दे रही थी, महागठबंधन की सरकार ने जो ये काम किया था, जो फैसला लिया था, उस पर पूर्ण रूप से मोहर लग गया होता। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के तो मन में ये चीज है ही नहीं। अगर ये जवाब ये विचार अगर रहता तो उसको जल्द से जल्द, चूंकि ये दिसंबर का मामला था, आज 6 महीने बीत गए, मान लीजिए 3 महीना जैसे सरकार था, आचार संहिता लगा हुआ था, 3 महीना उसके पहले क्या कर रहे थे? आज ये लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा है कि अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल जाने का काम करेगा। चलिए, राष्ट्रीय जनता पूनम जी दल का इस जवाब ले लड़ाई लेते को हैं। जब पूनम लड़ने जी का काम किया है तो इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करने का काम मैं करेगा। पूछना चाहती हूँ कि आप आज महागठबंधन के साथ हैं, आपकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? जहाँ आपकी सरकार बनी हुई हो वहाँ तो आप जातीय जनगणना कराइए। सिर्फ जाति में बांट कर बिहार में आप रोटी सेकना चाहते हैं, आज कराइए। आप घोषणा कीजिए कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ आप जातीय जनगणना कराएंगे। सिर्फ बिहार में ही क्यों? अब देश स्तर पर बात करते हैं तो पहले आप घोषणा कराइए अपने सरकारों में। नहीं, आप घोषणा कराइए। देश स्तर पर इसको अगर करा लिया जाए, नहीं सुनिए ना, आपने जो सवाल किया है, सबसे बड़ी बात है कि देश स्तर पर ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताइए। देश में जो असमानता है
उसको क्यों नहीं आंकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, वो कौन लोग हैं जो भुखमरी के शिकार हैं, कौन लोग हैं जिनको आप लोग 5 किलो 80 करोड़ लोग देश का आबादी, कौन लोग हैं जिसको आप लोग 5 किलो अनाज देने की बात सहूलियत दी जा रही है और आरक्षण दिया जा रहा है। हम एक प्रतिक्रिया, पूनम जी आते हैं आपके पास, अजीत जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजीत जी, क्या उम्मीद करें, बिहार सरकार का क्या रुख रहेगा? सहयोगी तो कह रहे हैं कि हम हायर कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन संसद का रास्ता थोड़ा शॉर्टकट पड़ सकता है अगर यहां से जेडीयू उस दिशा में बढ़त बनाए तो। देखिए, अब जो है हमारी पार्टी का एकदम जो है रुख स्पष्ट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आरक्षण का प्रावधान लाके विधानमंडल से दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास करा के कानून बना के इस आरक्षण को लागू किया, बोलना बहुत आसान है। तो अब रही है कि जब जुडिशियल आपका डिसीजन आया है तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना, ये आपका जो है रास्ता बच रहा है, न कि आपका संसदीय जो आप व्यवस्था बता रहे हैं संसद के रास्ते होके जाके। तो जब डिसीजन आया तो हम अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आप आरजेडी के प्रवक्ता जो अभी ज्ञान दे रहे हैं, आप उनसे पूछिए जब उनकी सरकार थी तो क्या किए, कर्पूरी ठाकुर के समय में आरक्षण वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने जातीय का कॉलम इंक्लूड कराया था। लेकिन प्रमोद जी, ये सवाल भी सही है कि अजीत जी का, कि अब जब ये मामला सब जुडिशरी हो गया है तो उसको हम संसद के थ्रू निपटाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, डिक्टेटरशिप आ गया है, तानाशाही सरकार हो गई है, खुद से फैसले ले रही है। तो अब जो प्रक्रिया चल रही है उसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जाएगा ना? कोई विकल्प देख रहे हैं? हाई कोर्ट का जो आया है तो हाई कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, और बिहार सरकार अगर नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल जाने के लिए तैयार है। पहली बात, इतना दिन से राष्ट्रीय जनता दल बैठे हुए था क्या? 9वीं अनुसूची का हवाला दे रहे हैं, आरजेडी बैठे हुए था। अब रोटी से किएगा, राजनीति करिएगा इसका भी, तो जनता तो जवाब देगी। गणना कराई देखिए बता रहे हैं, आप लोगों का काम है, अब डिसीजन आया है कोर्ट का, तो राजनीति रोटी सेकेंगे अपना, गणना कराई गई। अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार प्रयास करते रहे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी बातों को कहते रहे, एक सर्वदलीय ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, एक सर्वदलीय जो मतलब बीजेपी की उसमें कोई भूमिका नहीं है। पूनम जी देखिए, ये जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उस समय एनडीए की सरकार थी, एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन जैसे जैसे इस दिशा में कदम आगे बढ़ा प्रमोद जी तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे एनडीए की सरकार में ही बिल्कुल नहीं, आप याद कर लीजिए, एनडीए की सरकार थी उस समय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गए थे। सरकार थी। अरे ये विधानमंडल में सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जो पारित किया ऐसा नहीं है कि ये आरजेडी का था समर्थन। आप जब ये बोल रहे हैं तो इनकी सरकार थी, कब परसेंट आरक्षण और अति पिछड़ों की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, किसी ने देने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी देने का काम किए। तो ये लोग सिर्फ रोटी सेकना चाहते हैं, तेजस्वी जी तो सिर्फ दूसरे के कामों का क्रेडिट अपने नाम करना चाहते हैं। नौकरी की है नीतीश कुमार जी, क्रेडिट लेने का काम छोड़िए ना। पूनम जी, अब तो आरक्षण का क्रेडिट भी आपके हाथ से निकल गया ना, अब क्या क्रेडिट लेंगे? आरक्षण का क्रेडिट कम से कम ले रहे थे, अब तो वो भी हाथ से निकलता दिख रहा है। देखिए दीपक जी, हम लोग आज भी आरक्षण के मुद्दे पर साथ है और इसके लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। विपक्ष सिर्फ इसको बहाना बना रही है अपने क्रेडिट लेने के लिए। विपक्ष ये भूल रही है कि बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता सारी बातों को समझ रही है कि किसने इसके लिए संघर्ष किया है, और कौन परीक्षा में जिस किसने संघर्ष किया है ये दिखाना जरूरी है। जी के पीएस द्वारा किस तरह से, अरे हम उस पर आएंगे। नहीं पूनम जी, अच्छा हमने हमारे अजीत जी आपके के पास आ रहे, ठीक है। प्रमोद जी एक सेकंड, दीपक जी आप देख लीजिए, प्रमोद जी एक सेकंड, पूनम जी एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में विषय पर फिर से आएंगे। प्रमोद जी एक सेकंड। अजीत जी, बड़ा सवाल यह है कि अब जो दर्शाया जाएगा कि कौन आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है, जो देखेगी जनता कि वो संघर्ष कर रहा है, नजदीक में चुनाव है, फायदा वो उठा कर ले जाएगा। क्या लगता है? बोलने वाला जेडी देखने वाला चल जाए। बिहार की जनता देखी है कि भाई कौन किया था, ये बता दे। ये लोग जब केंद्र में इन लोगों की सरकार थी तो मंडल कमीशन दबाकर क्यों रखा गया? चलिए, पुरानी बातें निकल रही है। अजीत जी आपकी राय? हाँ, देख, इसमें स्पष्ट है बिहार की जनता पूरी तरह से देख रही है कि इस कानून को कौन लाया, किसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से जाति गणना हुआ। उस समय भी हाईकोर्ट का रोक लगा हुआ था, लेकिन नीतीश जी ने सर्वसम्मति से विधानसभा दोनों सदनों से पारित करा के कानून लाया। उसके बाद आरक्षण का जो है उसके अनुसार में लागू कराया इस चीज को।
तो बिहार की जनता देख नहीं रही है कि ये कैसे रोते हैं चुनाव के समय, प्रमोद जी- संविधान खतरे में है, ये खतरे में, वो खतरे, सब रोने लेकिन लगेंगे। अजीत जी, प्रमोद जी जो दिखा रहे हैं जनता को, वो ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इसे किया गया था, मंशा वाकई में आरक्षण देने की नहीं थी। और आप बीजेपी के साथ मिल गए हैं तो उनकी मंशा भी यही है। प्रमोद जी तो ये तस्वीर जनता को दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को कैसे पलटिएगा? मतलब तेजस्वी यादव को इतना स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि हाईकोर्ट का जो भी डिसीजन उनको बहुत होता ज्ञान है तेजस्वी तो जी के वो बारे जो में है आप बोल रहे हैं ना, जुडिशियल प्रोसेस होता उन्होंने है। 17 माह में अभी दिखलाने ऐसा का काम बताइए किया कि कि अभी नौकरी वैसा कैसे इलेक्शन दिया जाता है, है। क्या अभी कैसे विधानसभा का 4.5 चुनाव लाख है, जो रिक्त पद पड़े हुए लोकसभा थे, का चुनाव आप अभी कैसे खत्म दबा हुआ, के रखे हुए थे? लोकसभा का उसी चुनाव प्रकार खत्म देश हुआ, में क्या केंद्र अभी में 30 लाख रिक्त क्या पद इसी पड़े महीने हुए हैं। विधानसभा का 25 चुनाव होने वाला है? करोड़ युवा ओवर एज हो गया है। आप ये लोगों को देखिए समझ में नहीं कि आएगा कैसे बिहार हकमारी छात्र अभी की जा रही है। 12 ये लाख आप लोगों को 12 समझ लाख में नहीं- अभी 12 कैबिनेट के लाख डिसीजन आप से नौकरी देखिए देने ना, का प्रावधान अभी संविदा बल इसी बहाल बल जो अमीन थे, इसी साल उसको पिटवाने का काम किए और फिर संविदा पर आप आप बहाली बात कर करें, रहे हैं। शिक्षकों पर इनसे लाठियां पूछ चार्ज लीजिए किसने करवाई थी? लालू यादव के नहीं, सरकार आप में कितने शिक्षकों करोड़ पर लोगों लाठियां को किसने कितने लाख लोगों को करवाई नौकरी थी? दी है? आप बोलिए डिस्कस तो करिए ना। RJD की एक लाइन सरकार अब बता थी। दीजिए। बीएससी के माध्यम से बिल्कुल नहीं नहीं प्रमोद जी, जनता सब देख रही है, हम एक जनता मिनट, तक सारी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त का अभाव बहुत अजीत जी बोलिए एकदम लीजिए संक्षेप में। कि हाँ। जब सरकार थी इनकी राष्ट्रीय जनता, कितने लाख युवाओं को नौकरी दी है? ये नौकरी नौकरी बोलते हैं, कितने दिए? वो तो 5.5 गिनाएंगे, कब? अभी बोलेंगे प्रमोद जी कितनी नौकरियां दिलवाई गई। 17 माह के अल्पकाल में जिस 17 प्रकार से, सुन लीजिए बात को, कैबिनेट कौन अरे बुलाता है? सुनिए ना, कैबिनेट कौन बुलाता है? कि बात यही तो नहीं दिलचस्प आती है। स्थिति है अजीत जी, आप समझ नहीं, ये जो तस्वीर जनता को दिखा रहे हैं ना, डिस्कशन हो रहा गजब, है। गजब। ये शक्ति हमारी थी। स्वास्थ्य विभाग में 40 से कितने आपको नौकरी दे 30 दिए? पर ले आए। जब बोल रहे हैं कि मंत्री स्वास्थ्य विभाग में ये कितना नौकरी दे दी है? नेचर किसका था? स्वास्थ्य विभाग में कितना दे 3.5 दिया? लाख प्रक्रियाधीन हमारे नेता फिर आदरणीय प्रक्रिया तेजस्वी प्रसाद जब यादव हुआ करके नहीं तब आए थे। प्रक्रिया जो कोर्ट में चल रहा है वो तो कोर्ट में चलेगा, कोर्ट की अपनी न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया को कौन कहां कैसे चुनौती देता है। ठीक है, नहीं नहीं अब वक्त अब हमारे पास नहीं है। ठीक है पूनम जी, जनता सब देखेगी, जनता समझेगी, जनता आकेगी और फैसला जनता ही सुनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, प्रमोद सिन्हा जी, पूनम सिंह जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यायिक प्रक्रिया अपने रास्ते सही तरीके से कैसे चल रही है, वो न्यायिक प्रक्रिया में शामिल लोग देख रहे हैं। उस प्रक्रिया में किस तरह से फैसले को कहां चुनौती दी जानी है, वो सियासी लोग देख रहे हैं। लेकिन जनता जो देख रही है, नेता जो उसे दिखा रहे हैं और जो दर्शा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा। और इस चर्चा में वो प्रभाव कितना दमदार होगा, ये इन प्रवक्ताओं के तेवर से आप समझ गए होंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।